नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से एक रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर को पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से कंट्रोलिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि पीएलसी क्या होता है। दोस्तों, पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जिसमें प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मशीन या फिर मोटर को कंट्रोलिंग किया जाता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार HMI को भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोला जाता है। दोस्तों, HMI को पीएलसी कंट्रोलर के साथ इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि इंडस्ट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर मोटर या फिर मशीन के पास में ना जाके भी कहीं दूर से उसी मोटर या फिर उसी मशीन को कंट्रोलिंग कर सके। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर और HMI को एक कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से किसी भी मशीन या फिर किसी भी मोटर को चालू और बंद करने के लिए पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर इत्यादि इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन HMI एक डिस्प्ले बेस डिवाइस होने के कारण HMI को अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग करके HMI डिस्प्ले के ऊपर पैरामीटर सेट कर सकते हैं एंड उसी पैरामीटर को कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से पीएलसी कंट्रोलर में कम्युनिकेट करवाने के बाद HMI डिस्प्ले के ऊपर टच करके उसी पैरामीटर के साथ जुड़ा हुआ लोड को चालू और बंद कर सकते हैं। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर को मेनली 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें पहला होता है पावर सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर को ऑपरेट करवाने के लिए यानी कि पीएलसी कंट्रोलर को चालू करने के लिए 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है। इसके बाद दूसरा होता है इनपुट सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट सेक्शन में एनो स्टार्ट पुश बटन, एंटी स्टॉप पुश बटन, इमरजेंसी बटन, लिमिट स्विच या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से इनपुट सिग्नल भेजा जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा होता है आउटपुट सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर में हम जिस तरह के इनपुट सिग्नल भेजते हैं, पीएलसी कंट्रोलर ठीक उसी तरह के आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में अगर हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट करते हैं तो पीएलसी कंट्रोलर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आउटपुट करेगा, और अगर हम पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में एसी सप्लाई इनपुट करते हैं तो पीएलसी कंट्रोलर एसी सप्लाई आउटपुट करेगा। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सिग्नल के माध्यम से किसी भी तरह के हेवी लोड को चलाने के लिए रिले कार्ड का उपयोग करना होता है। इसके लिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सिग्नल को रिले कार्ड में इनपुट करना होता है और रिले कार्ड के आउटपुट को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर के चौथा पार्ट होता है हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग पोर्ट होता है और डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए इथरनेट पोर्ट होता है। इसलिए पीएलसी कंट्रोलर को प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोला जाता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर 2 टाइप के होता है, जिसमें एक होता है रिले टाइप और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर टाइप। दोस्तों, अगर पीएलसी कंट्रोलर के मॉडल नंबर के लास्ट में R लिखा हुआ है तो उस वाले पीएलसी रिले टाइप का होगा, और अगर T लिखा हुआ है तो उस वाले पीएलसी ट्रांजिस्टर टाइप का होगा। दोस्तों, अब हम पीएलसी कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर में कुछ इंडिकेटर लाइट दिया गया है। सबसे पहले पावर इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों, अगर पीएलसी कंट्रोलर के पावर ऑन रहता है तो उस कंडीशन में पावर का इंडिकेटर बिलिंग करेगा, और अगर पीएलसी कंट्रोलर रनिंग कंडीशन में रहता है तो रन इंडिकेटर बिलिंग करेगा, और अगर
पीएलसी कंट्रोलर में किसी भी तरह के फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में एरर इंडिकेटर बिलिंग करेगा। और अगर पीएलसी कंट्रोलर में बैटरी लो हो जाता है तो बैटरी लो इंडिकेटर बिलिंग करेगा। दोस्तों अब हम वायरिंग के माध्यम से पीएलसी कंट्रोलर को समझ लेते हैं। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर को ऑपरेट करवाने के लिए एक 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए पहले हम इस वाले एसएमपीएस को ऑन करवाने के लिए इसमें 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई इनपुट कर देंगे। इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर और एचएमआई को ऑपरेट करवाने के लिए पीएलसी कंट्रोलर में 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इनपुट करवाना होगा। ठीक इसी प्रकार एचएमआई में भी 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इनपुट करना होगा। दोस्तों इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर हमने एक फॉरवर्ड पुश बटन, एक रिवर्स पुश बटन एंड स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर इत्यादि इनपुट डिवाइसेस को उपयोग में ले सकते हो। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर में आप इनपुट सिग्नल भेजने के लिए दो तरह से कनेक्शन कर सकते हो, जिसमें एक होता है सिंक टाइप कनेक्शन और दूसरा होता है सोर्स टाइप कनेक्शन। दोस्तों सिंक टाइप कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई को हम डायरेक्टली पीएलसी कंट्रोलर के एसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव सप्लाई को हम पुश बटन एंड बाकी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से सीरीज में कनेक्ट करते हुए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट करते हैं। लेकिन दोस्तों सोर्स मोड कनेक्शन में ठीक उल्टा होता है। नेगेटिव सप्लाई को हम डायरेक्टली पीएलसी कंट्रोलर के एसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव सप्लाई को हम पुश बटन और बाकी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से सीरीज में कनेक्ट करते हुए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट करते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होगा, मोटर को पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए एंड मोटर को स्टॉप करवाने के लिए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट सिग्नल भेजना होगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर हमने एक फॉरवर्ड पुश बटन और एक रिवर्स पुश बटन और स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इसके बाद आगे का वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर सोर्स मोड में कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एसएमपीएस के आउटपुट सेक्शन से नेगेटिव वायर लेके पीएलसी कंट्रोलर के एसएस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड एसएमपीएस के आउटपुट सेक्शन से पॉजिटिव वायर लेके फॉरवर्ड पुश बटन, रिवर्स पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन के एक एक कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने सोर्स मोड में कनेक्शन किया है, इसलिए फॉरवर्ड पुश बटन का सिग्नल X0 के साथ कनेक्ट करेंगे, रिवर्स पुश बटन का सिग्नल X1 के साथ कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन का सिग्नल X2 के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप पीएलसी कंट्रोलर में किसी दूसरे टाइप का इनपुट सिग्नल भेजना चाहते हो तो जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिमिट स्विच, तो पीएलसी कंट्रोलर के X3, X4, X5, X6 और X7 इन सभी बाकी टर्मिनल को भी उपयोग में ले सकते हो। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट सेक्शन में कनेक्शन करने के बाद पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन से आउटपुट लेने के लिए हमें पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में कनेक्शन करना होगा। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर से आउटपुट लेने के लिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में आप कभी भी लोड को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में एक रिले कार्ड का उपयोग करना होता है। दोस्तों रिले कार्ड में भी दो सेक्शन होता है, एक डीसी सेक्शन और एक एसी सेक्शन। जैसे कि नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 1 का सिग्नल C1, O1, P1 में आता है, ठीक ऐसे ही करके
-2 एंड +2 का सिग्नल C2 O2 P2 में आता है और -3 एंड +3 का सिग्नल C3 O3 P3 में आता है। दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए PLC कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में दो कॉन्टैक्ट को उपयोग में लेना होगा। जैसे कि अगर हम C0 का इस्तेमाल करते हैं तो C0 का सिग्नल Y0 से मिलेगा, ठीक इसी प्रकार C1 का सिग्नल Y1 से मिलेगा और C2 का सिग्नल Y2 और Y3 से मिलेगा। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, SMPS के पॉजिटिव टर्मिनल से एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट करके PLC कंट्रोलर के C0 और C1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद C0 का सिग्नल Y0 से मिलता है तो इसलिए Y0 से एक वायर कनेक्ट करके रिले काट के पॉजिटिव 1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा और C1 का सिग्नल Y1 से मिलता है तो इसलिए Y1 से दूसरा वायर कनेक्ट करके रिले काट के पॉजिटिव 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद SMPS के नेगेटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव वायर कनेक्ट करके रिले काट के -1 और -2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों PLC कंट्रोलर के आउटपुट में अगर हम DC सिग्नल भेजते हैं तो PLC कंट्रोलर आउटपुट से DC सिग्नल ही जनरेट करेगा और अगर आप PLC कंट्रोलर के आउटपुट में AC सिग्नल भेजते हो तो PLC कंट्रोलर आउटपुट से AC सिग्नल ही जनरेट करेगा। या फिर अगर आप चाहते हो तो PLC कंट्रोलर के आउटपुट से DC सिग्नल और AC सिग्नल दोनों को ही एक साथ जनरेट करवा सकते हो। इसके लिए आपको वायरिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इसलिए PLC कंट्रोलर में वायरिंग करने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आप PLC कंट्रोलर से किस टाइप का आउटपुट सिग्नल जनरेट करना चाहते हो एंड इसके बाद ही आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग करके PLC कंट्रोलर में वायरिंग स्टार्ट करना होगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमने मोटर को फॉरवर्ड डिवाइस डायरेक्शन में चलाने के लिए एक फॉरवर्ड कंडक्टर और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए एक रिवर्स कंडक्टर का उपयोग किया है और मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओवरलोड रिले का उपयोग किया है। दोस्तों इसके बाद इस वाले मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंगल फेस पावर सप्लाई लेके इस वाले दोनों कॉन्टैक्टर और रिले कार्ड के बीच में कंट्रोल वायरिंग करना होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओवरलोड रिले के 96 नंबर इंची टर्मिनल में फेस सप्लाई इनपुट करेंगे। इसके बाद ओवरलोड रिले के 95 नंबर इंची टर्मिनल से पावर सप्लाई को आउटगोइंग करके रिले काट के P1 और P2 कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों रिले काट के P1 टर्मिनल कॉमन का होता है, O1 टर्मिनल इनो का होता है और C1 टर्मिनल NC का होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने रिले काट के O1 टर्मिनल का उपयोग करेंगे क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस होगा तुरंत ही X0 का सिग्नल Y0 से मिलता रहेगा और Y0 सिग्नल जनरेट करने के साथ साथ रिले काट के -1 और +1 टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण रिले काट के आउटपुट में C1 NC टर्मिनल नॉर्मली ओपन हो जाएगा और O1 इनो टर्मिनल नॉर्मली क्लोज होके पावर सप्लाई को कॉन्टैक्टर में भेज देगा, जिसके कारण फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रिवर्स पुश बटन प्रेस करने के समय भी रिले कार्ड ठीक ऐसे ही काम करेगा। दोस्तों फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के बीच में इस तरह के वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग वायरिंग करना होगा।
मतलब कि अगर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन रहता है तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑफ रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन रहता है तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑफ रहना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिले कार्ड के O1 टर्मिनल से जो फेस सप्लाई आउटगोइंग हो रहा है उसी फेस सप्लाई को हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर के दोनों एसी टर्मिनल से होकर सीरीज में कनेक्ट करते हुए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार रिले कार्ड के O2 टर्मिनल से जो फेस सप्लाई आउटगोइंग हो रहा है उसी फेस सप्लाई को हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के दोनों एसी टर्मिनल से होकर सीरीज में कनेक्ट करते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों इसके बाद न्यूट्रल वायर को लेके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर के E2 टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसी तरह से दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग वायरिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर गलती से कभी भी कॉन्टैक्टर के इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन के बीच में मेंटेनेंस करने के समय फेस सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस हो जाता है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम शॉर्ट सर्किट से मोटर को बचा लेगा। मतलब कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन बदलने के लिए इन दोनों कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है। अगर गलती से दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ चालू हो जाता है तो इसके कारण मोटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण मोटर और थ्री फेज लाइन जलने का चांस रहता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम इस वाले समस्या को रोकने में मदद करता है। दोस्तों मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू है और इस समय अगर किसी व्यक्ति रिवर्स पुश बटन को दबाते हैं तो इंटरलॉकिंग सिस्टम रिवर्स कॉन्टैक्टर को चालू होने नहीं देगा। इसलिए पहले आपको फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को बंद करना होगा, इसके बाद ही आप रिवर्स कॉन्टैक्टर को चालू कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के इस वाले वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।